शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स। तो शॉर्टेज मटेरियल्स में मतलब आपने जितने ऑर्डर किए, फिर वो जब आपके गोडाउन में आ गया, जब आपने इंस्पेक्शन किया था, वो ऑर्डर्ड क्वांटिटी या परचेज क्वांटिटी से कम हो गया आपके मटेरियल। तो उस शॉर्टेज का हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे? शॉर्टेज आपके नॉर्मल रीजंस की वजह से हो सकते हैं और एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। तो नॉर्मल रीजंस क्या होगा? जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवेपोरेशन। ब्रेकिंग ऑफ बल्क हो गया, जैसे आपने कोई सामान था, जैसे मान लो ऑयल था 100 लीटर के एक कैन में, उसको आपने 5 लीटर के 20 कैंस में फिल किया। 100 लीटर के कैन से 5 लीटर के 20 कैंस में आपने फिल किया। तो बल्क से आपने उसको स्मॉल पीसेस में स्प्लिट कर दिया। उस प्रोसेस में जो लॉस हो गया, क्योंकि कुछ ऑयल आपका चिपका हुआ रह जाता है बड़े कैन में, कुछ आपका निकालते टाइम स्पिल भी हो जाता है, तो उस लॉस को हम नॉर्मल लॉस मानेंगे। और इवेपोरेशन मतलब कोई लिक्विड सामान आपका भाप बन के उड़ गया, तो उसको भी नॉर्मल लॉस मानेंगे। तो नॉर्मल लॉस का हम क्या करेंगे कि नॉर्मल लॉस का जो गुड यूनिट्स में है एब्जॉर्ब कर देंगे नॉर्मल लॉस को। गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। एबनॉर्मल रीजंस क्या हो गए? जो आप अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल जो लॉस होगा वो आपके एबनॉर्मल रीजंस हो जाएंगे। जैसे कि मटेरियल मिसहैंडलिंग, पिलफरेज। तो मटेरियल मिसहैंडलिंग मतलब किसी ने मेटल को, जैसे किसी एम्प्लॉय ने मेटल को स्टील कर लिया, अपने घर पे ले गया। पिलफरेज होता है पैटी थेफ्ट, छोटी छोटी चोरियाँ। जैसे कि आपने गुड्स ऑर्डर किए वेंडर से, आपके घर फैक्ट्री में जब गुड्स आएगा, तो ट्रांसपोर्टर के एम्प्लॉयज़ ने थोड़ा बहुत गुड्स अपने घर ले गए वो। या जब हमने स्टोर्स में रखा, तो स्टोर कीपर या स्टोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत गुड्स अपने घर ले गए। तो जो पैटी थेफ्ट है उसको पिलफरेज कहते हैं। और ये एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस को सीधा कॉस्टिंग में चार्ज करेंगे। फिर आपका इलस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 हो गया, एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक इनवॉइस की हमें ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। केमिकल ए की दी गई है 10,000 kgs हमने परचेज किया एट 10 पर kg। केमिकल बी की दी गई 8,000 kgs एट 13 रुपीज़ पर kg। 1,04,000। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, क्रेडिट इज नॉट अलाउड टू 20,400। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि क्रेडिट इज नॉट अलाउड। अगर नहीं भी लिखा था तो हम क्या एज्यूम करते? क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट नहीं अलाउड, तो इसका क्या करेंगे? कॉस्ट में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड टू कॉस्ट। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है रेलवे फ्रेट 3840। रेलवे फ्रेट दे तो दिया, इन्होंने ये नहीं बताया कि केमिकल ए पे कितना है, केमिकल बी पे कितना है। कस्टमर ड्यूटी तो हमें पता 10%, तो जो भी 1 लाख का 10% 10,000, 1,04,000 का 10% 10,400 सिंपली हम एलोकेट कर देंगे। लेकिन रेलवे फ्रेट का हमें दिया नहीं गया, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से रेलवे फ्रेट लगा है, तो क्वांटिटी के रेशियो में हम रेलवे फ्रेट को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज का हमने अभी पढ़ लिया। शॉर्टेज ऑफ 500 kgs इन केमिकल ए एंड 320 kgs केमिकल बी इज नॉट ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस। नॉर्मल लॉस की वजह से अगर शॉर्टेज हुआ है तो उसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे? उसको जो गुड्स यूनिट्स है वो एब्जॉर्ब कर देंगे। नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर देंगे। फिर इन्होंने कहा कि आपको रेट पर केजी निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। तो ये बोल रहा है कि हमें पर केजी रेट निकाल के देना है। तो पर केजी रेट निकालने के लिए आपको पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी फॉर मटेरियल, फिर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, फिर डिवाइड करना होगा कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आपकी पर केजी रेट आएगी। और इन्होंने बोला कि एज्यूमिंग प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, फर्दर डिटोरिएशन। फर्दर डिटोरिएशन का मतलब है
कि ये जो आपका 500 kg 320 kg लॉस हो गया, इसके बाद 2% ऑफ, ओरिजिनल क्वांटिटी पे 2% नहीं। आपने ऑर्डर करी 10,000 क्वांटिटी, 10,000 में से 500 आपका नॉर्मल, तो बची कितनी 9500। 9500 पे 2% लगाना है, 10,000 पे 2% लगाना नहीं। अगर यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और लिख देता 2% ऑन ओरिजिनल क्वांटिटी और 2% क्वांटिटी परचेज, तो 10,000 पे 2% करती। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत हेर फेरी होगी तो आपका आंसर गलत जाएगा। तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार आंसर। तो आपका 10,000 kg केमिकल ए, पहले हम कॉस्ट का कंपटीशन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट का कंपटीशन हो रहा है। केमिकल ए बी 10,000 kg 10 पर kg 1 लाख, 8,000 kg एट द रेट 13 रुपीज़ पर kg 1,04,000। बेसिक कस्टमर ड्यूटी 10% लगी, 10,000 10,400। रेलवे फ्रेट 3840, इसको स्प्लिट कर दिया 10:8, 10,000 8,000 की क्वांटिटी में, 5:4 भी बोल सकते हो। तो 2133 यहाँ पे 1706 अब टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 1,12,133, 1,16,106, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब क्वांटिटी कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन क्वांटिटी परचेज करी 10,000 8,000, नॉर्मल लॉस हो गया 500 320, क्वांटिटी आफ्टर शॉर्टेज 9500 760। अब 2% इन पे लगाना है हमें, 2% ऑफ 9500 और 2% ऑफ 760, तो ये आया 190 और 154। उसके बाद आपका नेट क्वांटिटी बची 9310 7526, तो रेट पर केजी आ गया आपका 12.04 और 15.43। तो इस तरह से आपको रेट निकाल के देना होगा। सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल इलस्ट्रेशन। अब अगला देख लेते हैं, कोई इलस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है? एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, आपको पर यूनिट प्राइस निकालनी है। वुड पार्ट ए 32, ये मेटेरियल का नाम है आपका, पार्ट ए 32 बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अप्लाई। तो आपको इनवॉइस की डिटेल दी गई है। हाँ, 200 यूनिट्स हमने ऑर्डर करे 5 की रुपीज़ की रेट से 1000, डिस्काउंट मिल गया 200 का, फिर 800, फिर जीएसटी लग गया 96, फिर 896, फिर पैकिंग चार्जेस 50 रुपीज़ 946। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें दी है। 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, और डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियल पेमेंट ऑफ जीएसटी एनक्लोज फॉर गिविंग आईटीसी इनपुट क्रेडिट आईटीसी। तो एक एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट समझते हैं। अब पहला कॉस्ट हमारी ये होगी परचेज प्राइस, तो ये आपकी ऐड होगी, डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट भी दिया गया है। कैश डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट जो एक फाइनेंस इनकम बनती है, तो वो डायरेक्ट कॉस्टिंग पीरियड को हिट करेगी, वो आपके वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में या कॉस्ट निकालते टाइम उसको लेस नहीं करेंगे। अगर लेस करेगा तो उसको दोबारा ऐड करेंगे। इन्होंने लेस नहीं कर रखा, हम इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे और ना ही इसको लेस करेंगे। फिर जीएसटी इन्होंने ऐड तो कर रखा है, लेकिन इन्होंने बोला कि जीएसटी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, आईटीसी मिल जाएगा, तो इसको ऐड नहीं करना है। पैकिंग चार्जेस, अब इन्होंने बोल रखा है नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस। तो हमने पढ़ा था कि अगर रिटर्नेबल बॉक्सेस हो तो कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, और नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस हो तो कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो कैलकुलेट करें तो हम 800 प्लस 50, 850 कॉस्ट आ जाएगी हमारी, 850 डिवाइड बाई 200, तो 4.25 आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स। Proper storing of materials is primary importance. It is not enough only to purchase material the required quality. If the material purchased subsequently deteriorates in quality because of bad storage, the loss is even more than what might arise from the purchase of bad quality materials. Apart from preservation of quality, the storekeeper also ensures safe custody of the material. It should be the function of storekeeper that the right quantity of material should always be available. तो हमें स्टोरेज के बारे में पढ़ना है कि स्टोरेज आपका अच्छा होना चाहिए ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो, ना सिर्फ क्वालिटी ख़राब हो बल्कि स्टोरेज इस तरह से होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन भी इंटरप्ट ना हो। कभी भी प्रोडक्शन में इंटरप्शन आ गया तो काफ़ी लॉस होगा। तो एक
स्टॉक का लेवल होता है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल जो आगे बढ़ेंगे, उतना हमें मेंटेन करके चलना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में कोई इंटरप्शन ना हो। ड्यूटीज़ ऑफ स्टोर कीपर, अब एक ड्यूटी से सिंपल आप रीड आउट कर देता हूँ और अगर कुछ समझाना होगा समझा दूँगा, बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसमें। जनरल कंट्रोल स्टोर को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक्टिविटीज इन स्टोर डिपार्टमेंट चेक करेगा क्वांटिटीज एज मेंशन्ड इन गुड्स रिसीव नोट। अब गुड्स रिसीव नोट मैंने बताया था कि जब गुड्स आपके गोडाउन में या फैक्ट्री में जब आएगा तो इंस्पेक्शन करने के बाद हम एक गुड्स रिसीव नोट इशू करते हैं वेंडर को कि हाँ हमने आपका मटेरियल रिसीव कर लिया है, इंस्पेक्ट करके कि सही है वो। तो उसके गुड्स रिसीव नोट को चेक करके वो देखेगा कि क्वांटिटीज जो आई है वो गुड्स रिसीव नोट के हिसाब से मैच हो रही है। एंड विद द परचेज मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड टू अरेंज फॉर द स्टोरेज, और उसको फिर अरेंज करेगा कि अप्रोप्रिएट उसका स्टोरेज हो जाए। सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल्स, स्टोर कीपर को इंश्योर करना है कि मटेरियल्स सेफ कंडीशन में स्टोर हो जाए और एनवायरनमेंट क्वालिटी को प्रिजर्व करे। मेंटेन करो, स्टोर कीपर मेंटेन करेगा रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस इन हैंड। तो उसको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वांटिटी रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस। उसको कॉस्ट से मतलब नहीं है, स्टोर कॉस्ट का ध्यान रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इनिशिएट परचेज रिक्वेशन, स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेज रिक्वेशंस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ ऑल रेगुलर स्टोर आइटम्स whenever the stock level of any item of store approaches the reorder level। मैंने बताया रीऑर्डर लेवल आगे बढ़ेंगे क्या होता है। अभी आप इतना समझ लो, रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है कि अगर रीऑर्डर लेवल मेंटेन है तो आपका प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं, आप मैक्सिमम कंजम्पशन भी करोगे। डेली आपका कंजम्पशन मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, एवरेज हो सकता है। मान लो आप डेली 10 यूनिट कंज्यूम करते हो एवरेज, हो सकता है आप कभी 5 भी करो, कभी 15 भी कर दो। तो मैक्सिमम जो कंजम्पशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स, उसको ध्यान में रखते हुए कितने दिनों में स्टॉक आता है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद एक रीऑर्डर स्टॉक लेवल बनता है। रीऑर्डर स्टॉक लेवल वो स्टॉक लेवल, अगर आपका स्टॉक रीऑर्डर स्टॉक लेवल से कम होता है तो आपको न्यू परचेज ऑर्डर दे देना है। तो स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेज रिक्वेशन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक और रेगुलर स्टॉक आइटम्स व्हेनेवर द स्टॉक लेवल ऑफ एनी आइटम ऑफ स्टॉक अप्रोचेज द रीऑर्डर लेवल फिक्स्ड। तो स्टोर कीपर को क्या करना है कि जो भी रेगुलर स्टोर आइटम्स है उनका जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल से कम होते ही उसको परचेज रिक्वेशन दे देनी है परचेजिंग डिपार्टमेंट को, ताकि वो परचेजिंग ऑर्डर प्लेस करके नया मटेरियल ऑर्डर कर सके। मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का एडिक्वेट लेवल मेंटेन करना है, उसको नेसेसरी एक्शन लेना है सो दैट प्रोडक्शन कुड नॉट बी इंटरप्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टॉक। Issues should take immediate action for stoppage of further purchasing when the stock level approaches the maximum limit. He also needs to preserve vertical material. तो adequate level क्या हो गया? Adequate level होता है कि इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन रुक जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी आपको पैसा फंसा हुआ है स्टॉक में। तो उसको ध्यान रखना है कि रीऑर्डर लेवल से कम भी नहीं जाए, रीऑर्डर लेवल से कम जाएगा तो आपका प्रोडक्शन रुकने का रिस्क है। और मैक्सिमम लेवल भी एक हम आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा भी नहीं जाएगा, मैक्सिमम से ज़्यादा तो ज़बरदस्ती का आपका स्टॉक में पैसा ब्लॉक हो रहा है तो उसको फिर स्टॉप करा देना परचेज को, अगर मैक्सिमम लेवल से आपका स्टॉक ज़्यादा। इश्यू ऑफ मटेरियल, स्टोर कीपर इशू करेगा मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ परचेज गुड्स इशू नोट के हिसाब से। मटेरियल रिक्वेशन स्लिप बोल सकते हैं, गुड्स इशू नोट हो सकते हैं। स्टॉक का वेरिफिकेशन करता रहेगा पीरियडिकली। फिर स्टोर रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टोर रिकॉर्ड्स 3 टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका बिन कार्ड्स, एक होता है आपका स्टोर कंट्रोल कार्ड्स, एक होता है आपका स्टोर लेवल। तो बिन कार्ड्स हो गए जहाँ जो हमारे जो स्टोर है, जो गोडाउन है, उसमें अलग अलग बॉक्सेस हो सकते हैं, कंटेनर हो सकते हैं, या एक स्टोरेज स्पेस रूम हो सकता है, उन सबको हम बिन बोलते हैं। तो हर बिन में जो भी हमारा स्टोरेज स्पेस है, बॉक्स भी हो सकता है, कोई कंटेनर भी हो सकता है और कोई एक रूम भी हो सकता है कि यहाँ अलग अलग रूम है, अलग अलग बिन है वो। तो हर बिन में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि उस बिन के अंदर, उस स्टोरेज स्पेस के अंदर कितने मटेरियल आए, कितने गए और कितने हैं, सिर्फ क्वांटिटी का रिकॉर्ड। तो उसको बोलते हैं बिन कार्ड्स। स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स,
स्टॉक कंट्रोल कार्ड कर देंगे, बिन में तो सिर्फ उस बिन का रिकॉर्ड रख रहे हैं, स्टॉक कंट्रोल कार्ड में सारी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखेंगे, कितना मटेरियल आया, कितना गया, कितना है, कौन और टाइप ऑफ मटेरियल मतलब कौन सा कितना है, ये सारा रिकॉर्ड स्टॉक कंट्रोल कार्ड। देखो बिन कार्ड में भी क्वांटिटी का रिकॉर्ड है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड में भी क्वांटिटी का ही रिकॉर्ड है, लेकिन स्टोर्स लेजर उसमें आपका कॉस्ट का यानी कि परचेज प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का भी रिकॉर्ड होगा। और स्टोर्स लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, और बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड स्टोर्स में मेंटेन होते हैं, स्टोर कीपर या स्टोर का फोरमैन या स्टोर मैनेजर जो भी होगा वो मेंटेन करेगा। सिंपल, तीनों समझ में आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ते हैं, ये अच्छा टॉपिक लग रहा है, इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है आपका। हाँ, SEMA defines inventory control as the function of ensuring the sufficient goods are retained in stock to meet all requirements without carrying unnecessary last stock. तो SEMA जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का बॉडी है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की बॉडी जो है, वो कहता है इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में कि फंक्शन ऑफ इंश्योर करना कि सफिशिएंट गुड्स स्टॉक में रिटेन किए जाए टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स, तक सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए विदाउट कैरिंग अननेसेसरी लास्ट स्टॉक्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप प्रोडक्शन नहीं रुके इसलिए आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, आपका कंजम्पशन है 10 क्वांटिटी और टाइम लगता है आपको 2 दिन मंगाने में, डेली का कंजम्पशन 10 क्वांटिटी और टाइम लगता है 2 दिन, तो मतलब आपको ज़्यादा कितना स्टॉक करना पड़ेगा, 20-30 क्वांटिटी का, और आपने लगाया 100-150 क्वांटिटी। तो अननेसेसरी स्टोरेज भी नहीं चाहिए। अननेसेसरी स्टोरेज से लॉस क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी है उसके ऑब्सोलेंस का लॉस हो सकता है, स्टॉक ऑब्सोलीट हो सकता है। दूसरा, कैपिटल आपकी जो फंसी हुई है उसका, उस पर ऊपर इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, आपकी वर्किंग कैपिटल कहीं और यूज़ कर सकते थे आप। और स्टोरेज का तो कॉस्ट है ही हमारी, जो स्टोरेज की कॉस्ट है, तो ये सब ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू मेक ए बैलेंस बिटवीन सफिशिएंट स्टॉक एंड ओवर स्टॉक। मतलब हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन सफिशिएंट स्टॉक एंड ओवर स्टॉक, मतलब सफिशिएंट स्टॉक भी रहे और ओवर भी नहीं रहे। The stock maintained should be sufficient to meet the production requirements so that uninterrupted production flow can be maintained. Insufficient stock not only pause the production but also cause a loss of revenue and goodwill. On the other hand, inventory requires some funds for purchase, storage, maintenance of materials with the risk of obsolescence, pilferage. The main objective of inventory control is to maintain a trade-off between stock out and overstock. तो वो ये कि हमें इनसफिशिएंट स्टॉक भी रखना कि प्रोडक्शन ही रुक जाए, लेकिन इन्वेंट्री खरीदने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो ज़्यादा भी नहीं रखना। ज़्यादा रखने से ऑब्सोलेंस का रिस्क है, पिलफरेज का रिस्क है और फंड्स भी ब्लॉक होते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉक। मतलब दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा लॉस मिनिमम रहे, स्टॉक आउट से जो लॉस होगा और ओवर स्टॉकिंग से जो लॉस होगा, दोनों ही मिनिमम पे ले आए, ट्रेड ऑफ हो जाए। तो एक मेथड हम यहाँ पे समझेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग बेसिस by setting quantitative levels, अलग क्वांटिटी फिक्स कर सकता है मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशंस। रिलेटिव क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कौन सी इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे ABC एनालिसिस। जो ए होती है वो क्वांटिटी में तो कम होती है लेकिन वैल्यू में बहुत ज़्यादा आती है, तो उनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। रेशियो एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिजिकल कंट्रोल, तो ये सब हम आगे आएंगे, लेकिन अभी क्वांटिटी लेवल्स के हिसाब से ये हैं आपके। रीऑर्डर स्टॉक लेवल, व्हेन टू ऑर्डर,